स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4। हम चैप्टर जो है ये चैप्टर 4, इसमें हम किन टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। देखिए, यूरोपीय संघ का गठन किस प्रकार से हुआ, यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या क्या रहे, यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या क्या रही और यूरोपीय संघ की कमजोरी या फिर कमियां क्या क्या हैं। तो इन टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा आज की वीडियो। जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स लिखे गए हैं उनको हम पॉइंट वाइज, मतलब कि पॉइंट बनाकर, जिस प्रकार से आपको एग्जाम में पॉइंट बनाकर आंसर लिखना चाहिए, वो पॉइंट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। चलिए देखते हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया था। सबसे पहले ये बात करते हैं, ये चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हमने चैप्टर 2 में देखा था कि सोवियत संघ और जो अमेरिका है, जो दो महाशक्तियां विश्व में कायम थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो उसके बाद एक महाशक्ति उभर कर सामने आई, जो कौन थी, वो थी यूएसए। तो क्या यह बात सच थी कि केवल एक ही महाशक्ति पूरे विश्व में थी, या फिर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भी थे। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल होता है, मतलब कि और भी जो सत्ता के केंद्र थे या नहीं थे। केवल एक ही महाशक्ति के पास सारी सत्ता थी, इस पर काबू करने वाला कोई नहीं था, या फिर इसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। तो ये जो बात है, हम इस चैप्टर के लास्ट तक आते हुए समझ लेंगे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भी मौजूद थे, जैसे कि यूरोपीय संघ है, आसियान है, इस प्रकार से और भी जो है वो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र थे। तो आप इस चैप्टर में ये चीज समझ लेंगे। देखिए, यूरोपीय संघ के गठन, यूरोपीय संघ को EU से डिनोट किया जाता है। तो यूरोपीय संघ का गठन किस प्रकार से हुआ, मतलब कि किस प्रकार से, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से सभी देश, यूरोप के जितने भी देश यूरोपीय संघ के अंदर शामिल है, वो आए और उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय संघ का गठन करेंगे। ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। ये जो प्रक्रिया है काफी लंबे समय से चलती हुई और 1992 में जाके समाप्त हुई, जो यूरोपीय संघ बनकर उसका गठन हो गया था। तो हम ये प्रक्रिया किस प्रकार से रही है तो देखते हैं। मार्शल योजना, जो मार्शल योजना क्या है, इसे 1 नंबर में पूछा जाता है बहुत बार, और अब तो MCQ क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसमें आपको छोटी से छोटी जो बातें होती है उन्हें भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो मार्शल योजना जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में, तो उस समय जो यूरोपीय संघ, जो उस समय जो यूरोप के जितने भी देश थे उनकी जो दुर्दशा हो चुकी थी, उसका अनुमान हम अभी नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि उनका इतना ज्यादा बुरा हाल हुआ था। तो उस समय अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से विकसित करने के लिए उन्हें क्या चाहिए थी, सहायता चाहिए थी किसी न किसी की। और उनकी सहायता किसने की, USA, अमेरिका ने क्या की, उनकी सहायता की। इसी चीज को कहा जाता है मार्शल योजना। मार्शल योजना के तहत जो USA है, अमेरिका है, उसने क्या किया, यूरोपीय संघ की सहायता की, उसकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से विकसित करने में, दोबारा से वही पहुंच हासिल करने में क्या की, अमेरिका ने सहायता की। उसी को ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। 1948 यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना। जो मार्शल योजना है उसी के तहत मतलब कि जो मार्शल योजना जो शुरू की गई थी, उसी का जो आगे बढ़ता क्रम होता गया। उसी के तहत क्या हुआ, 1948 में मार्शल योजना कब स्टार्ट की गई थी, 1945 में। तो मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो जो मार्शल योजना है उसके द्वारा ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। और इस संगठन में क्या था, जो पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे उनको एक मंच प्राप्त हुआ, जिसके जरिए वो क्या कर सकते थे, अपने आपस के देशों में क्या कर सकते थे, सहायता कर सकते थे आर्थिक रूप से। इससे उनका व्यापार में भी क्या हुई, इससे उन्हें वृद्धि हुई। कौन से देश, पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे। 1949 यूरोपीय परिषद का गठन। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो यूरोपीय संघ है उसके गठन के लिए सबसे पहले मार्शल योजना 1945 में शुरू की गई। इसी का जो चीज को आगे बढ़ाया गया क्रमबद्ध ढंग से, मतलब कि इसी का विकास आगे देखा गया। इसके द्वारा ही 48 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। फिर इसके बाद 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन इसी के द्वारा हुआ। जो यूरोपीय परिषद है, परिषद आप इसी नाम से समझ रहे होंगे कि ये क्या है, आर्थिक नहीं है, ये राजनीतिक रूप है इसका। मतलब कि जो ये
सहायता की जा रही थी यूरोप के देशों की, वो स्टार्टिंग में क्या की जा रही थी, आर्थिक रूप से की जा रही थी, पर धीरे धीरे उसको राजनीतिक रूप भी हासिल होने लग गया। जब 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया तो इसके द्वारा ये क्या था, एक राजनीतिक कदम था। यूरोपीय संघ के गठन का एक राजनीतिक कदम था। इसके द्वारा क्या है, जितने भी देश इस परिषद के अंदर है, यूरोपीय परिषद के अंदर है, वो क्या है, राजनीतिक रूप से भी एक दूसरे की सहायता करेंगे। 1957 यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो यूरोपीय जो देश थे, जितने भी पूंजीवादी देश जो थे, जो अपना आर्थिक रूप से विकास करना चाह रहे थे, जो इन सारी जितने भी ऊपर आर्थिक रूप से विकास के लिए जो भी चीजें की जा रही थी उनमें अपना सहयोग दे रहे थे, तो धीरे धीरे क्या होते गए, उनका क्रमबद्ध ढंग से क्या होता गया, विकास होता गया और उनकी एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ती गई। एकीकरण मतलब इकट्ठे होने की, मतलब कि जो ये अलग अलग देश, जैसे कि मार्शल योजना जो बनाई गई थी तो उसमें कुछ देश शामिल हुए होंगे, फिर बाद में जब ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई तो इसमें भी कुछ देश शामिल होंगे। तो इस प्रकार से जो एकीकरण की प्रक्रिया थी, देश जितने भी यूरोप के देश थे उन्हें एक करने की जो प्रक्रिया थी वो क्या हुई, क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ती चली गई। तो इसी का परिणाम क्या निकला, 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसके द्वारा आर्थिक रूप से क्या किया जाए, उनकी मदद की जाए, जितने भी देश आपस में क्या कर सके, इस मंच के द्वारा क्या कर सके, आपस में अपनी सहायता कर सके। फिर यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना, जो यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना जो है वह क्या है, वह राजनीतिक रूप है। इसका मतलब कि राजनीति की तरफ एक कदम है जो यूरोपीय देशों को एक साथ जोड़े रखा, और इसका जो परिणाम निकला वो 1992 में यूरोपीय संघ का गठन। तो आप देख सकते हैं कि जो यूरोपीय संघ है वह केवल आर्थिक मंच नहीं था, वो क्या था, राजनीतिक स्वरूप भी हासिल करता जा रहा था धीरे धीरे। पहले तो वह आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए आपस में जो यूरोप के देश थे वो जुड़े थे, परंतु जैसे ही उनका आर्थिक रूप से वह विकास हुआ वैसे ही वह क्या होते गए, वह राजनीतिक रूप हासिल करते गए, और उसका एक परिणाम निकल के आया यूरोपीय संघ का गठन, जिसके द्वारा क्या हुआ, जितने भी यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश शामिल है उनकी क्या होगी, अपनी एक विदेश नीति होगी, अपनी एक सुरक्षा नीति होगी, एक रक्षा नीति होगी, और इसके साथ साथ अपनी एक मुद्रा भी होगी। मुद्रा का चलन भी इसमें किया गया और वीजा मुक्त आवागमन किया गया। इसके बारे में आप इसके उद्देश्य में पढ़ेंगे अब आगे जो टॉपिक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोपीय संघ का जो गठन है वह किस प्रकार से हुआ। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, अब हमें देखना है कि जो यूरोपीय संघ है जिसे EU के नाम से डिनोट किया जाता है, यूरोपीय संघ, उसके उद्देश्य क्या थे। मतलब कि अगर कोई संघ का निर्माण होता है तो वह ऐसे ही तो नहीं कि कोई भी देश मिलकर आपस में संघ का निर्माण कर लेते होंगे, ऐसा तो नहीं होता है, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहा होगा। तो यूरोपीय संघ का क्या उद्देश्य है, देखते हैं। एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, जो यूरोपीय संघ है उनका उद्देश्य एक यह था कि जो यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल होंगे उनकी क्या होगी, एक समान विदेश और सुरक्षा नीति होगी। मतलब कि उनकी जो नीति होगी दूसरे देशों के साथ, जो उनका रिश्ता होगा, यूरोपीय संघ का जो रिश्ता होगा दूसरे जितने भी देश हैं जिन्हें वह नहीं जानते, जो यूरोपीय संघ से बाहर के जो जितने भी देश हैं उनके साथ उनका रिश्ता किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय क्या होगा, वह साझा लेंगे। समान रूप से उनकी विदेश नीति होगी। अगर किसी एक देश का कोई दुश्मन है देश, तो यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उन सब का भी वह दुश्मन होगा। इसका मतलब यह हुआ। तो वो क्या करेंगे, साझी विदेश और सुरक्षा नीति अपनाएंगे, उनका यह उद्देश्य था। अब देखिए, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग। जो यूरोपीय संघ है वह उसके गठन का मतलब कि उसके निर्माण का उद्देश्य एक यह भी था कि जो आंतरिक मामले हैं, आंतरिक मामले कौन से होते हैं, आंतरिक मतलब अंदर, जो अंदर के मामले होते हैं। अगर हम अपने देश से रिलेट करें इसे, तो देश के अंदर के मामले मतलब कि घरेलू मसले,
देश के बाहर के नहीं, विदेशी मामले नहीं, बल्कि घर के। जैसे कि हम घर की बात करते हैं तो घर के अंदर के मामले, घर के बाहर के मामले नहीं। इसी प्रकार से यूरोपीय संघ की बात करें तो आंतरिक मामले कौन से होंगे? जो उस संघ के अंदर के जितने भी देश हैं उनके बीच में अगर कोई भी नोक झोंक होती है, फिर कोई भी ऐसे मामले प्रकट होते हैं तो उन्हें आंतरिक मामले कहा जाएगा। तो आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, जितने भी देश हैं, जो ये यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश शामिल हैं, वो क्या करेंगे? अपने आंतरिक मामलों को क्या करेंगे? खुद ही निपटाएंगे, एक दूसरे की मदद से निपटाएंगे। और साथ ही साथ न्याय से जुड़े मामलों को भी क्या करेंगे? सहयोग के द्वारा, आपस में सहयोग करते हुए क्या करेंगे? निपटाएंगे। मतलब कि यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश शामिल है वो क्या करेंगे? वो जितने भी मामले होंगे उन्हें सहयोग के द्वारा समाप्त कर देंगे, उन्हें निपटाएंगे। एक समान मुद्रा का चलन, यूरोपीय संघ के गठन का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। कैसे हुआ? पहले जो यूरोपीय संघ था यह आपस में सहयोग करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। बाद में धीरे धीरे जब उसके के पास शक्ति आने लग गई तो वह राजनीतिक रूप धारण करता गया यूरोपीय संघ। अब उसने क्या किया? अपना जो झंडा है वो भी अलग बना लिया था। इसी प्रकार से अपना संविधान निर्माण भी उसने करना शुरू कर दिया था, पर वो विफल हो गया। संविधान निर्माण जो करना चाहा था उसने, वो विफल हो गया, उसका असफल हो गया। तो जो धीरे धीरे वो राजनीतिक रूप हासिल करता जा रहा था। तो जो यूरोपीय संघ है वह एक समान मुद्रा का चलन भी एक उसका उद्देश्य बन गया। जैसे ही उसने राजनीतिक रूप हासिल किया, आर्थिक जो मामले थे उसमें उसने एक समान मुद्रा, मतलब कि जैसे कि एक देश के अंदर जो मुद्रा होती है, ऐसे ही उसने क्या किया? यूरोपीय संघ को क्या माना? एक देश माना, और उसके अंदर एक मुद्रा सबके जितने, मतलब कि अगर ये EU है, यूरोपीय संघ है, और उसके अंदर जितने भी देश शामिल है उन सबके देशों में क्या होगा? उसी मुद्रा का क्या होगा? चलन होगा, उसी के द्वारा लेन देन होगा। तो आप समझ सकते हैं इससे जो आर्थिक रूप से वो कितने ज्यादा उन्हें कितना ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि पूरे के पूरे जो EU है, यूरोपीय संघ है, उसमें क्या हुआ? एक ही मुद्रा, एक ही जो करेंसी है उसका क्या हुआ? चलन हुआ, उसी के द्वारा लेन देन हुआ। इससे क्या हुआ? इससे उन्हें मुद्रा को चेंज नहीं करवाना पड़ा बैंक में जाकर। तो इससे आप समझ रहे हैं कि आर्थिक रूप से क्या है, यह इनके लिए हेल्पफुल था। अब देखिए वीजा मुक्त आवागमन। जो वीजा मुक्त आवागमन है यूरोपीय संघ में, क्या इसका उद्देश्य क्या था? इसका एक उद्देश्य यह भी था कि जितने भी देश यूरोपीय संघ के अंदर शामिल होंगे वो एक दूसरे के देश में कैसे जाएंगे? बिना वीजा के जाएंगे। अगर उदाहरण लें तो मान लीजिए कि आपको किसी दूसरे देश में जाना है, किसी विदेशी देश में जाना है, जैसे कि हम भारत में रहने वाले हैं तो हमें अमेरिका में जाना है, USA में जाना है, या फिर कहीं पर भी जाना है, इंग्लैंड में जाना है, तो विदेशी देश में जाने के लिए हमें क्या बनवाना होता है? वीजा बनवाना होता है। तो इसी प्रकार से जो ये वीजा बनवाना पड़ता है, और वीजा के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? उस देश में जा सकते हैं। ये कानूनन रूप से लागू है। अब तो क्या किया यूरोपीय संघ में? क्या किया? जितने भी देश शामिल थे वो एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए जो वीजा का प्रचलन था उसे बंद कर दिया गया, वीजा मुक्त आवागमन शुरू कर दिया गया। इसका मतलब बिना वीजा के हम क्या कर सकते हैं? जो अगर यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल है बिना वीजा के अपने एक दूसरे के देशों में आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये थे यूरोपीय संघ के उद्देश्य। EU जो है ये यूरोपीय संघ को कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि यूरोपीय संघ को डिनोट किससे करते हैं? EU से। तो जो EU है उसकी विशेषताएं क्या थी? जो यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था, उसका गठन किया गया था, उसकी विशेषताएं क्या थी? अभी हमने उद्देश्य पढ़े हैं, अब उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए, मतलब कि विशेषता क्या देखनी है यहाँ पर? जो यूरोपीय संघ है उसकी जब उसका निर्माण हो गया, जब उसका गठन हो गया, तो उसके बाद वह किस प्रकार से उभर कर विश्व के सामने आया, उसकी क्या विशेषताएं रही? तो देखिए 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो यूरोपीय संघ है वह 2005 में क्या हुआ? जो यूरोपीय संघ है 2005 में उसकी विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाई। इसका जो GDP है 2005 में, जो इसकी GDP थी, GDP मतलब सकल घरेलू उत्पाद, पूरे देश
का जब एक साल के अंदर जीडीपी निकाला जाता है तो 2005 में जो ईयू है उसकी जीडीपी 12,000 अरब डॉलर थी। यह अमेरिका से भी कुछ ज्यादा थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आई 2005 में। यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा। जो यूरो है, यूरो किसकी मुद्रा है? जो यूरो है वह यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा थी। हमने ऊपर पढ़ा था कि एक समान मुद्रा का चलन था यूरोपीय संघ में। तो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा साबित हो सकती थी क्योंकि उसका जो आर्थिक रूप से जो आर्थिक राजनीतिक, क्योंकि जो यूरोपीय संघ है वह आर्थिक रूप से भी क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। उसकी विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो इसके लिए जो यूरो है वह अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा साबित हो सकती थी। मतलब कि यूरो का मूल्य अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो सकता था। WTO को विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है। तो WTO में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा। यूरोपीय संघ की विश्व व्यापार संगठन में WTO में जो हिस्सेदारी थी वो अमेरिका से भी क्या थी, 3 गुना ज्यादा थी। जो यूरोपीय संघ के जो देश है जिनकी हिस्सेदारी विश्व व्यापार संगठन में है, जो विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, आर्थिक रूप से डेवलप होते हैं, उसमें आर्थिक रूप से विकास है, इसका मतलब यूरोपीय संघ के देशों का। तो यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो विश्व व्यापार संगठन में क्या थे, उनकी हिस्सेदारी थी। तो अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा थी। तो इससे आप देख सकते हैं कि अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व के सामने आया था जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो इसके बाद जो यूरोपीय संघ है वो भी क्या है, उसको टक्कर देने वाला जो एक संगठन, एक संघ साबित हुआ, जो अमेरिका को क्या दे रहा था, टक्कर दे रहा था। उसकी महाशक्ति, उसकी जो शक्ति थी विश्व में, उसका वर्चस्व जो था, अमेरिका का वर्चस्व जो था विश्व में, उसे घटा रहा था, उसे टक्कर दे रहा था। और इससे जो यूरोपीय संघ है उसे एक और फायदा हो रहा था कि विश्व व्यापार संगठन में उसकी इतनी ज्यादा हिस्सेदारी थी, अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा थी। तो इससे क्या था, वह अमेरिका और जो चीन है उससे क्या कर रहा था, पूरे धोस के साथ बातें करता था। मतलब कि पूरे घमंड के साथ क्या करता था, उनसे बातचीत करता था, वह किसी के सामने झुकता नहीं था। इसका मतलब ये है, क्योंकि अगर आपके पास पावर है तो आप पूरी धोस के साथ बात करोगे उससे। तो अमेरिका जो एक महाशक्ति थी, जो पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आई थी, उसके सामने वह झुकता नहीं था। सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी इसके सदस्य। जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद क्या है, आप इसे जो सुरक्षा परिषद है आप इसे चैप्टर जो 6 है उसमें पढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद यूएनओ जो है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंदर ही क्या है, एक उसका अंग है सुरक्षा परिषद। तो उसमें 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक स्थायी सदस्य होते हैं और एक अस्थायी सदस्य होते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं वो केवल 5 सदस्य हैं। जब ये सुरक्षा परिषद यूएनओ का गठन हुआ था तो उस समय से ही जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो अभी तक रहे हैं और इसकी संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या में बदलाव हुआ है, वो आगे आप देखेंगे। और जो अस्थायी सदस्य हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं और उसके बाद हट जाते हैं क्योंकि ये अस्थायी हैं। तो जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों में क्या है, दोनों में इनके सदस्य शामिल है। यूरोपीय संघ के ईयू के जो सदस्य देश हैं वो शामिल है सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य के रूप में। स्थायी सदस्य के रूप में जो ब्रिटेन और फ्रांस, यूरोपीय संघ का जो ब्रिटेन है और फ्रांस, ये दोनों के दोनों जो ईयू के क्या है सदस्य है, यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं। और ये दोनों के दोनों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं यूएनओ में। और इसके साथ साथ अस्थायी सदस्य भी काफी हैं ईयू के। जिससे क्या हो रहा है, जिससे कि वह जो नीतियां होती हैं, विश्व में जो नीतियां होती हैं उनको क्या करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं अपना। अगर इसका एक उदाहरण ले तो इसका उदाहरण यह हो सकता है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जो भी अमेरिकी नीति थी उसको कौन प्रभावित कर रहा है, इसके ब्रिटेन और फ्रांस जो स्थायी सदस्य हैं वो क्या करे, प्रभावित कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं ये आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, पर आपको अच्छे से समझने के लिए जो चैप्टर 6 है उसका स्थायी और अस्थायी सदस्य वो आपको समझना जरूरी होगा। जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास
वीटो पावर होती है। वीटो पावर के जरिए वो किसी भी निर्णय पर क्या कर सकते हैं, वीटो लगा सकते हैं, जिसके बाद वो निर्णय पास नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उसमें से अगर 4 ने भी हाँ कह दी और 1 ने ना कह दी तो क्या होगा, वह जो निर्णय था वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा, वो पास नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर जो यूरोपीय संघ जिस निर्णय को स्वीकार करना चाहता है वही क्या हो सकता है, स्वीकार होगा, क्योंकि उसके 2 स्थायी सदस्य क्या हैं, 2 स्थायी सदस्य बने हुए हैं। अब देखिए सैनिक ताकत। जो यूरोपीय संघ है उसकी सैनिक ताकत, अगर सैनिक ताकत की बात करें या फिर सैनिक शक्ति की बात करें तो जो यूरोपीय संघ है उसकी जो सेना है वह विश्व में सबसे बड़ी दूसरी सेना है। मैंने पहली नहीं कही है, मैंने दूसरी कही है। पहली कौन है, पहली अमेरिका है। यूएसए की जो सेना है वह क्या है, सबसे बड़ी सेना है पूरे विश्व में। और इसका यूरोपीय संघ है जो अपनी सेना पर, उसका जो बजट है कि वह कितना खर्च करता है अपनी सेना पर, वह क्या है, वह विश्व में दूसरे नंबर पर आता है उसका बजट। मतलब कि पहले नंबर पर अमेरिका का है और दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर यूरोपीय संघ का है। परमाणु संपन्न जो यूरोपीय संघ है उसके कुछ देश जो थे वो परमाणु संपन्न है। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो जो ब्रिटेन और फ्रांस है उनके पास परमाणु बम है और उनके जो जखीरे, मतलब कि उनके पास, उनके जखीरे में 550 परमाणु बम हैं। अगर अनुमान लगाया जाए कि उनके पास कितने परमाणु बम हैं तो उनके पास 550 परमाणु बम हैं। तो इससे ही ये साफ बात होती है कि जो यूरोपीय संघ है उसके कुछ देशों के पास क्या है, परमाणु बम है, जिससे कि वो क्या परमाणु संपन्न है। अगर उन पर कोई आक्रमण करता है तो वो भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और इससे एक और बात यहाँ पर दिखती है कि जब दूसरा विश्व समाप्त हुआ था तो उस समय अमेरिका के पास क्या था, वह परमाणु संपन्न था। परंतु अमेरिका को टक्कर देने वाला एक और जो संघ है वो उभर कर सामने आया और वो है यूरोपीय संघ, जिसके पास परमाणु संपन्न भी है। वो ईयू की सहयोग की नीति हमने पहले ही पढ़ा था जब हम इसके उद्देश्य पढ़ रहे थे कि इसका गठन किस लिए हुआ। तो उस समय हमने पढ़ा था कि जो ईयू है, यूरोपीय संघ जो है, उसकी सहयोग की नीति बहुत ज्यादा लाभदायक है। उन्होंने अपने संघ का निर्माण इसीलिए किया था कि वह क्या करे, आपस में सहयोग करे। जो देश ईयू में शामिल हैं वो क्या करे, आपस में सहयोग करे, जिसके द्वारा वह हर प्रकार का विकास करे, आर्थिक, राजनीतिक, हर प्रकार का विकास कर सके। अब देखिए ईयू की कमजोरियां या फिर कमियां कि जो यूरोपीय संघ है उसकी विशेषताएं तो हमने देख ली कि उसकी विशेषताएं किस प्रकार की है, क्या क्या विशेषताएं रही यूरोपीय संघ के गठन के बाद। अब इसकी कमजोरियां क्या क्या रही या फिर इसकी कमियां क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। तालमेल की कमी, जो यूरोपीय संघ है उसके हम सभी जानते हैं कि जो यूरोपीय संघ है जो अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरे विश्व के समक्ष आया था, पूरे विश्व के समक्ष आया। तो जो यूरोपीय संघ है उसका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव तो बहुत ही ज्यादा रहा, परंतु इसकी कमी यह रही कि वह उसके अंदर तालमेल की कमी थी। मतलब तालमेल क्या होता है, आपस में मिलजुल कर कुछ फैसले होते हैं उन्हें लेने की कमी रही। जैसे कि अगर इसका उदाहरण ले तो जो अमेरिका ने, यूएसए ने इराक पर आक्रमण किया था और इराक पर आक्रमण इसलिए किया था, यूएसए ने यह कहा था कि वह क्या कर रहा है, परमाणु बम जैसे जो विस्फोटक बमों का निर्माण कर रहा है, इसलिए यूएसए ने उस पर आक्रमण किया था इराक पर। तो इसको लेकर जो ईयू के सदस्य हैं उनके आपस में ही मतभेद थे। मतलब कि उनकी विदेश और रक्षा नीति क्या है, अलग अलग है और कई बार तो ये एक दूसरे के विरुद्ध भी होती है। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो इसका एग्जाम्पल यही है कि जो ब्रिटेन के टोनी ब्लेयर हैं, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के टोनी ब्लेयर थे, वह तो यूएसए के साथ थे कि यूएसए ने जो किया है, इराक पर आक्रमण किया, वो बिल्कुल सही किया। तो ब्रिटेन के टोनी ब्लेयर तो इसके साथ थे, परंतु जो जर्मनी और फ्रांस है वो इसके विरुद्ध था। तो ये इनकी जो नीतियां हैं वो अलग अलग हो गई ना, एक मसले पर वो साथ नहीं रहे। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि जो तालमेल की कमी है, ईयू के जो सदस्य हैं उनके बीच में तालमेल की कमी है। अब देखिए यूरो मुद्रा को स्वीकार न करना। बहुत सारे जो ऐसे देश हैं
यूरोपीय संघ के अंदर जो यूरोपीय जो मुद्रा है जिसका नाम यूरो है उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर इसका उदाहरण ले तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री है मार्गरेट थैचर, उन्होंने अपने आप को मतलब कि ब्रिटेन को क्या किया है, यूरोपीय बाजार से दूर रखा है, मतलब कि वह नहीं चाहते यूरो मुद्रा को स्वीकार करना। इसी प्रकार से जो यूरोपीय संघ के अंदर जो यूरो मुद्रा है उसको स्वीकार करने को लेकर बहुत सारे मतभेद रहे हैं। तो इस चीज में क्या है, यूरोपीय मुद्रा के चलन को लेकर यह अभी तक सही नहीं हुआ है कि इसके यूरोपीय संघ में इनकी इच्छा थी। इसका उद्देश्य भी यही एक था कि मुद्रा का चलन करना यूरोपीय संघ में, एक ही मुद्रा का चलन करना, और इसमें क्या रहा है वह कामयाब नहीं हो सका है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि किस में कमजोरी रही है। डेनमार्क व स्वीडन द्वारा maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को स्वीकार करना। जो डेनमार्क है और स्वीडन है उन दोनों ने क्या किया है, डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को अस्वीकार किया है, मतलब कि स्वीकार नहीं किया। इससे क्या हुआ, इससे जो यूरोपीय संघ है उसकी यूरोपीय संघ की विदेश और रक्षा नीति पर क्या पड़ा है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और वो भी कैसे प्रभाव पड़ा है, गलत प्रभाव पड़ा है। इससे कि इसकी विदेश और रक्षा मामलों में काम करने की जो शक्ति है यूरोपीय संघ की वो क्या हुई है, बहुत हद तक कम हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि अगर यूरोपीय संघ कोई फैसला लेता है और उसे कोई अस्वीकार कर देता है, जैसे कि डेनमार्क और स्वीडन ने किया, जो ये दो देश हैं वो किस में शामिल है, यूरोपीय संघ में शामिल है। और यूरोपीय संघ ने जो ये संधि बनाई थी और साझी मुद्रा का चलन चाहा था, इसके चलन के लिए कहा था, तो इसको अस्वीकार कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, उसके काम में क्या हो रहा है, रुकावट आ रही है। अगर वह कोई निर्णय ले रहा है उसको अस्वीकार कोई देश कर रहा है तो इसमें जुड़े रहने का क्या फायदा। तो ये क्या है, इसकी कमजोरी है एक। अगली देखिए, ईयू के कई सदस्य अमेरिकी गठबंधन के सदस्य हैं। ये यूरोपीय संघ के जो कुछ सदस्य देश हैं वो क्या हैं, अमेरिकी गठबंधन के भी सदस्य देश रह चुके हैं या फिर अभी भी हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे वह एक तरफ अमेरिका की तरफ भी उनका झुकाव है। तो यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश है उसमें कौन से देश शामिल होते हैं, यूरोप के देश शामिल होते हैं। तो इसको लेकर भी नाराजगी रही है कि अमेरिकी गठबंधन में जो शामिल सदस्य देश हैं वही क्या है, यूरोपीय संघ में शामिल है। तो इसको लेकर क्या रहा है, इनके पीछे मतभेद रहा है। संविधान बनाने में असफल, जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बनाने में क्या है, यूरोपीय संघ असफल रहा है। यूरोपीय संघ जब उसका गठन हुआ था तो उस समय उसका गठन किस उद्देश्य को लेकर हुआ था, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसका गठन किस उद्देश्य को लेकर हुआ था, उसका गठन हुआ था सहयोग की नीति को लेकर। जैसे जैसे उसमें उसका विकास होता गया, यूरोपीय संघ का विकास होता गया, तो वह राजनीतिक रूप से भी क्या होता गया, मजबूत होता गया। उसने अपने आप को आर्थिक रूप से पहले वह बना था, जो उसका गठन हुआ था वह आर्थिक रूप से हुआ था, तो वह धीरे धीरे राजनीतिक रूप धारण करता गया। उसने अपनी एक जो मुद्रा है उसका चलन कर दिया, वो आर्थिक रूप में आता है, परंतु धीरे धीरे वह राजनीतिक रूप हासिल करता गया। और उसने चाहा कि वह अपना संविधान का निर्माण करे, मतलब कि जो यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश शामिल हैं उनका क्या हो, उनका एक संविधान हो। जैसे कि हमारे भारत देश का एक संविधान है ना, तो ऐसे ही वह चाह रहे थे कि जो यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश शामिल है वो कौन से संविधान का पालन करे, वह यूरोपीय संघ के द्वारा बनाए गए संविधान का पालन करें। तो ये जो इनकी प्रक्रिया थी यह क्या हुई, यह सफल नहीं हो सकी, इनकी इच्छा सफल नहीं हो सकी। तो इसमें भी क्या है, वह असफल रहे हैं, संविधान बनाने में क्या रहे, वह असफल रहे हैं। ये भी इसकी कमजोरी है। नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर विवाद, जो यूरोपीय संघ है उसके अंदर जो नए सदस्य हैं उनको शामिल करने को लेकर, मतलब कि जो नए सदस्य देश हैं उनको शामिल करने को लेकर, किन देशों को शामिल करना चाहिए यूरोपीय संघ में, उसको लेकर भी क्या है, विवाद रहा है। इनके बीच में असहमति रही है इस चीज को लेकर भी। तो ये भी क्या है, इसकी कमजोरी है। ये इसकी क्यों कमजोरी है, क्यों है, क्योंकि जो यूरोपीय संघ है वह क्यों नहीं फैसला ले पा रहा है कि किन देशों को शामिल करना चाहिए। ये इसलिए फैसला नहीं ले पा रहा है क्योंकि जो यूरोपीय संघ है उसके अंदर क्या है,
उसके अंदर अनेक देश शामिल हैं और उन देशों के बीच में मतभेद रहता है, तालमेल नहीं रहता है और इसलिए वह निर्णय सही प्रकार से नहीं ले पा रहे हैं, उनके बीच में असहमति है। तो इसी के साथ जो वीडियो यहीं पर पॉज करनी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके। थैंक यू।